हेलो स्टूडेंट। तो सेड की सीरीज़ के अंदर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हम कर रहे हैं और इसके अंदर अब हम टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसके बाद कंटेंट, और वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर वॉच करें जिससे वो क्वेश्चन आराम से आप समझ पाए और सोल्व कर पाए। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है। जो टूल्स के बारे में मैंने पहले ही लिखवा दिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस के हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, जो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है, फिजिबिलिटी स्टडी फेज है और एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन फेज है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन गैदर कर दी और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हमने कहा क्या, इन टूल के अंदर सप्लाई किया। डीएफडी टूल, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, सूडोकोर। और इन टूल से हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उनको ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट किया। ओके। और उनको क्या किया, डेटा ऑर्गेनाइज किया। डेटा ऑर्गेनाइज करके, ताकि हमने किस लिए किया डेटा ऑर्गेनाइज, ताकि सिस्टम एनालिसिस उसको, उस डेटा को आराम से समझ सके और उस डेटा को हम यूजर को भी आराम से समझा सके। तो इसी कड़ी में हम अब आगे चलते हैं, वन बाय वन सारे टूल्स अब हम देखेंगे। तो देखिए डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में, तो इसको शॉर्ट में डीएफडी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम। और जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसको हम बबल चार्ट भी बोलते हैं। ओके। जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसको हम बबल चार्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बबल चार्ट, चाहे बबल चार्ट बोले या डीएफडी बोले, एक ही बात है। और जो आपका डीएफडी है क्या, एक तरह का ग्राफिकल वे। ओके। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डीएफडी के अंदर फ्लो ऑफ डेटा होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा। जबकि फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा। ये जो कुछ मैं पॉइंट जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ उनको आपको ध्यान रखना है, बस इनफ है। फ्लो ऑफ डेटा किसके अंदर होता है, डीएफडी के अंदर। डीएफडी डज नॉट मेंशन अबाउट हाउ डेटा फ्लोज इन सिस्टम। डीएफडी को इससे क्या लेना देना नहीं है कि डेटा कैसे फ्लो करेगा, ये क्या करेगा, क्या क्या डेटा फ्लो करेगा, इसका काम है। तो डीएफडी को कैसे डेटा फ्लो करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। It shows flow of data between various functions of a system and specifies how current system is implementing. इसका क्या काम है, फंक्शन टू फंक्शन डेटा फ्लो कैसे कर रहा है। क्या काम है, फंक्शन टू फंक्शन डेटा फ्लो कैसे कर रहा है और किस तरीके से जो आपका सिस्टम है वो क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके। इट इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन फेज। ये डिजाइन फेज की इनिशियल स्टेज, ऑब्वियसली बात है। अभी हम कौन से फेज के अंदर है, सिस्टम एनालिसिस फेज के अंदर है ना। पूरा का पूरा जो फेज है वो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिस्टम एनालिसिस फेज। तो इस फेज का क्या है, ये इनिशियल स्टेज है। कौन सा, ये डेटा फ्लो एंड डायग्राम, जिसके अंदर क्या होगा, हम ये कोशिश करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट यूजर ने दी है उसको ग्राफिकल वे के अंदर सिस्टम एनालिसिस उस रिक्वायरमेंट को यूजर को समझा सके कि हाँ आपने जो बोला है उसमें उसको हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है और क्या आप इसमें और एड ऑन चीजें करवाना चाहते हैं। तो ग्राफिकल टूल एक वेरी पावरफुल टूल है जिससे क्या होगा, यूजर और सिस्टम एनालिसिस आराम से आपस के अंदर समझ सकते हैं चीजों को। सिस्टम एनालिसिस कोशिश करता करेगा कि यूजर को वो बता सके। DFD is easy to understand and quite effective tool for communication between user and SA when the required design is not clear. जब भी रिक्वायर्ड डिजाइन क्लियर नहीं होगी उस केस के अंदर क्या करेगा, सिस्टम एनालिसिस यूजर को आराम से समझा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम एग्जांपल की बात ही करें इतने टाइप से, आपको क्या करनी है, एक कंपनी क्या डिजाइन करनी है, किसकी, मोबाइल की। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो आप यूजर होगा वो अपनी डिमांड्स बोलेगा कि मेरे मोबाइल में ये चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज नहीं चाहिए। तो उस केस को क्या करेगा, उन सारी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करके एसआरएस टूल पे लेके आएगा और उसके बाद उस एसआरएस से क्या करेगा, वो ग्राफिकल वे के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो यूजर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर नहीं कि उसको एग्जैक्ट क्या चाहिए, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, ग्राफिकल टूल के थ्रू सिस्टम एनालिसिस उसको ग्राफिकल टूल में कन्वर्ट करेगा, मतलब ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट करेगा ग्राफिकल टूल के थ्रू, और यूजर को बताएगा कि ये देखिए आपको और क्या क्या चाहिए एड ऑन करानी है इसके अंदर। ओके। तो वेरी इजी है डीएफडी, और डीएफडी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है।
तो बिल्कुल सिंपल है, बस सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, डिफरेंस। अभी ये डिफरेंस किस किस के बारे में दिया हुआ, देखिए द डेटा फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ कंट्रोल। यहाँ देखिए डेटा फ्लो डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ कंट्रोल इन प्रोग्राम मॉड्यूल वेरियस डीएफडी डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ डेटा। डीएफडी क्या बताएगा आपको, फ्लो ऑफ डेटा। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो फ्लो चार्ट है वो क्या बताता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल किसको करेगा, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को, ओके, डिसीजन स्टेटमेंट्स को। और जो आपका डीएफडी है वो क्या बताता है, फ्लो ऑफ डेटा बताता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ओके, फ्लो चार्ट किसका कंट्रोल बताएगा, फ्लो किसका फ्लो बताएगा, कंट्रोल का। जबकि डीएफडी किसका कंट्रोल बताएगा, फ्लो बताएगा आपको डेटा का। फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ डेटा। डीएफडी डज नॉट कंटेन एनी कंट्रोल और ब्रांच स्टेटमेंट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डीएफडी के अंदर कोई कंट्रोल या ब्रांच स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि डीएफडी हमें क्या बताता है, फ्लो ऑफ डेटा। ओके, और यहाँ देखिए सिंबल यूज्ड इन डीएफडी, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे हर एक पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब डीएफडी अगर आपको कंस्ट्रक्ट करनी है तो किस किस तरह के सिंबल आप यूज करोगे, ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। देखिए सिंबल यूज्ड इन डीएफडी, सिंबल नेम, यहाँ पे आपको सिंबल नेम दे रखा है, ये सिंबल दे रखा है और ये मीनिंग दे रखा है। तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये, एक एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट देखिए सर्कल, सर्कल इस तरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होगा उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड देखिए ओपन रेक्टेंगल, ये है ओपन रेक्टेंगल, इसका मीनिंग क्या है, डेटा स्टोरेज। डेटा जो स्टोरेज होगा उसको हम ओपन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे डिस्क स्टोर। थर्ड क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटर्नल एंटिटी। जैसे क्या हो सकता है, टर्मिनेटर हो सकता है, सोर्स हो सकता है, सिंक हो सकता है, एक्टर हो सकता है। फोर्थ देखिए क्या है, एरो। एरो क्या बताएगा, डेटा फ्लो। डेटा का फ्लो कौन बताएगा, आपका एरो बताएगा। तो ये सिंबल्स हैं जो हम डीएफडी के अंदर यूज करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल में देखेंगे इनको। तो देखिए टाइप्स ऑफ डीएफडी, दो तरह की डीएफडी होती है, ओके, लॉजिकल डीएफडी और फिजिकल डीएफडी। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ड्राइवरलेस कार के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, जो गूगल ने बना रही है और लगभग लगभग बन चुकी है ड्राइवरलेस कार। तो ड्राइवरलेस कार कैसे वर्किंग करती है, तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपकी रोड है, ओके, और ये क्या आपकी ड्राइवरलेस कार है। तो भाई रोड के ऊपर तो बहुत सारा ट्रैफिक भी होगा, तो यहाँ पे भी कुछ कार्स होगी, इसके साइड में कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा होगा, यहाँ पे भी कोई ऑब्स्टेकल होगा। तो ये कार क्या करती है, यहाँ से सेंस करती है, इसके सारे चारों साइड क्या लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होती है। ये यहाँ से क्या करती है, इसकी डिस्टेंस मापती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, इसकी स्पीड से फिर इसकी स्पीड का अंदाजा लगाती है और खुद की स्पीड को क्या करती है, वो एडजस्ट करती है। साइड वाला कितना दूर है, पीछे वाला कितनी स्पीड से आ रहा है, तो चारों तरफ से सेंस करती है। हमारा काम क्या है कि ड्राइवरलेस कार बिना ड्राइव के ऑटोमेटिक ड्राइव करे। अब ऑटोमेटिक ड्राइव कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेंस करेगा, और सेंस के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और खुद की स्पीड उसी हिसाब से रखेगा। अगर इसने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो ये भी क्या करेगा, इसकी स्पीड के हिसाब से खुद क्या करेगा, एक ऑटोमेटिक ब्रेक सिग्नल जनरेट करेगा। तो देखिए दिखने में बिल्कुल सिंपल है, बाकी इसको आप रियल वर्ल्ड में सोचिए कैसे इम्प्लीमेंट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी नहीं है और कार को खुद को सारी चीजें क्या करनी, अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो ये जो चीज है ऑटोमेटिक एडजस्ट करना, जो कार खुद कर रही है, वो क्या है, आपकी लॉजिकल डीएफडी एक तरीके से, ओके, आपको लॉजिकल वे के अंदर सोचना है। अब मेन चीज आती है कि इस चीज को आप धरातल पे कैसे उतारेंगे, कि भाई इस चीज को अगर आपको बनाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब है कि इस कार के अंदर क्या लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, ओके, और क्या लगे हैं, कुछ मोटर्स लगी हुई है जिसके अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट होती है, और क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, सर्किट्स लगे हुए हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी लगी हुई है। तो अब आप बताइए कि भाई किस सेंसर के बाद कौन सी मोटर जोड़नी है, कौन सी मोटर के बाद कौन सा सर्किट जोड़ना है, फर्स्ट सर्किट के बाद सेकेंड सर्किट जोड़ना है, फर्स्ट सर्किट के बाद फिर आपकी मोटर एक्टिवेट होनी चाहिए, मोटर एक्टिवेट के बाद क्या होना चाहिए, आपके ब्रेक्स पुल होने चाहिए,
तो ये सारी चीजें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, हार्डवेयर रिलेटेड पार्ट है कि भाई इस सर्किट के पास हमें ये जोड़ना है, इसके बाद ये मोटर एक्टिवेट होनी चाहिए, इसके बाद ये काम होना चाहिए, वो सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट किसके अंदर आता है, आपका फिजिकल डीएफडी के अंदर। और एक लॉजिक देना कि भाई कार हमारी चल रही है, अगर ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो कार अपनी स्पीड कम कर ले, अगर रोड क्लियर है तो वो अपनी फास्ट स्पीड के अंदर चले, रास्ते में अगर ब्रेकर आए तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा ले। आई बात समझ में? ये क्या है, लॉजिकल वे के अंदर। तो एक आइडिया देना, कंसेप्ट देना, आपका आ गया लॉजिकल डीएफडी के अंदर। आइडिया को धरातल पे उतारना कहाँ पे आ गया, आपका फिजिकल डीएफडी के अंदर। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। इट इज ए इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट, यहाँ देखिए वही बात हो गई, ये इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट है, इसको कोई लेना देना है कि आप उसको काम कैसे लेंगे। कि लॉजिकल डीएफडी काम क्या है, मैंने आपको ये काम बोल दिया है, एक आइडिया दे दिया है कि ऑटोमेटिक काम होनी चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी को किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करोगे। फिजिकल डीएफडी क्या हो जाएगा, इट इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, भाई इसको आप धरातल पे कैसे उतारोगे। कार तो आपको बनानी है, तो आपको बहुत सारे सर्किट्स लगाने पड़ेंगे, सर्किट को इस तरह से कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल डीएफडी। इट शोज हाउ डेटा फ्लोज इन अ सिस्टम, ये क्या बताएगा, डेटा कैसे ट्रैवल करेगा सिस्टम के अंदर। इट शोज हाउ डेटा फ्लोज इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन सिस्टम, वही वाली बात हो कि आपने बोल तो दिया कि ऑटोमेटिक ब्रेक्स होने चाहिए, स्पीड मेजर होनी चाहिए, पर उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये वाला पार्ट किसके ऊपर है, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। फिजिकल मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, लॉजिकल मतलब इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट। इट शोज हाउ सिस्टम वर्क्स नॉट हाउ सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, इसका काम क्या है, सिस्टम कैसे काम करेगा, ये काम नहीं कि भाई सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। इट शोज हाउ करंट सिस्टम ऑपरेट्स एंड हाउ सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये बताएगा कि सिस्टम को आप इम्प्लीमेंटेड किस तरीके से करोगे। मेरे ख्याल से अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो ये सारे पॉइंट्स आपको आराम से याद भी हो गए होंगे और बहुत सिंपल लग रहे होंगे। फोर्थ देखिए, फिजिकल डीएफडी स्पेसिफाइज हु जनरेट डेटा एंड हु प्रोसेस इट। तो फिजिकल डीएफडी आपको एक चीज और क्या बताएगा, डेटा कौन जनरेट कर रहा है और कौन इसको प्रोसेस करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम ये बोल रहे हैं कि भाई जो ड्राइवरलेस कार है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक आगे की स्पीड के अनुसार मैच होनी चाहिए, या कोई ब्रेकर आ गया तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट होना चाहिए। तो हु जनरेट डेटा, डेटा कौन जनरेट करेगा, इसका जो आगे वाला जो सिग्नल वो क्या करेगा, एक डेटा जनरेट करेगा कि भाई आगे वाले की स्पीड अब इतनी हो गई है, इतनी तेज चला रहा है, इतनी कम चला रहा है, वो क्या करेगा, डेटा जनरेट करेगा। अब उस डेटा जनरेट के बाद कौन प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कौन करेगा, मोटर एक्ट करेगी, सर्किट में जाएगा डेटा, और सर्किट क्या करेगा, उस मोटर को कंट्रोल करेगा जो ब्रेक्स के लिए यूज होती है। तो अगर आगे वाले ने एकदम से ब्रेक दिया है तो ये वाला पहिया भी क्या करेगा, एकदम से क्या करेगा, ब्रेक पुश ऑन करेगा। तो ये चीज कौन बताता है, हु जनरेट डेटा एंड हु प्रोसेस इट, कौन बताता है, आपका फिजिकल डीएफडी। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगी चीजें। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए लेवल ऑफ डीएफडी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ओके, तो 3 तरह के लेवल होते हैं डीएफडी के, 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल। ध्यान रखना, डीएफडी के 3 लेवल होते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, इसके अलावा कोई लेवल नहीं होता है। जो 0 लेवल होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वो जो 2 होता है वो लोवेस्ट लेवल होता है इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, 0 लेवल, और लोवेस्ट कौन सा हो गया, आपका 2 लेवल हो गया। यहाँ देखिए दे आर 3 लेवल्स ऑफ डीएफडी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे लेवल्स के वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला लेवल कौन सा है हमारा, डीएफडी लेवल 0। तो ध्यान रखना, इस लेवल को हम कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी। ओके, इट इज हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल, ये मैंने बताया अभी, इट इज हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चीजों को हिडन करके बताना। तो ये जो है लेवल है हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल, इसका मतलब इसके अंदर सारी चीजों को समेट के एक तरीके से बताते हैं, एक किसी सिंबल के रूप में बता देंगे। ओके, डिटेल व्यू के अंदर हम बात नहीं करेंगे। नॉर्मल में अगर मैं बात करूं तो किसी भी सिस्टम की डिटेल व्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर जनरल वे के अंदर बात करेंगे। देखिए, इट डिपिक्ट्स द एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वन डायग्राम, पूरा जो सिस्टम उसको कैसे बताएगा, वन डायग्राम में। कॉन्सेलिंग ऑल द अंडरलाइंग डिटेल्स, कॉन्सेलिंग मतलब जो बाकी की डिटेल सबको छुपा देगा, है बात समझ में।
पूरे डायग्राम को एक डायग्राम के अंदर बताएगा, पूरे सिस्टम को, और बाकी सारी चीज़ों को क्या कर देगा, वो छुपा देगा, डिटेल पार्ट को वो हिडन कर देगा। जैसे क्या ये एग्जाम्पल देखिए, होटल में आपको क्या करना है, रूम बुक करना है। ओके, तो यहाँ देखिए आप एक गेस्ट हो, ये होटल रिजर्वेशन है, और ये क्या है, दूसरा एडमिन है। ओके, गेस्ट है और एडमिन है। तो इसको हमें किससे रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर से, क्योंकि एक्सटर्नल एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से। अभी हमने सिंबल पढ़ा है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल एंटिटी है, इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर से। होटल रिजर्वेशन क्या क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे कहाँ जाएगा, होटल के अंदर रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे गेस्ट ने क्या किया, होटल बुक कराने के लिए रिक्वेस्ट की। ओके, और वो कहाँ आ गया, होटल रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर। इसका जो प्रोसेस है, इसका सिस्टम है, उसके अंदर इसकी रिक्वेस्ट आई। अब क्या करेगा, अब ये डिपेंड करता है एडमिन के ऊपर कि वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। फिर एडमिन क्या करेगा, अगर उसने एक्सेप्ट करते है तो क्या करेगा, रूम को क्या करेगा, वो अलॉट करेगा। ओके, और ये जो प्रोसेस, ये जो रिक्वेस्ट है कहाँ जाएगी, अलॉटमेंट कहाँ जाएगा, प्रोसेस के अंदर, और फिर वो कहाँ जाएगा, गेस्ट को बताएगा कि हाँ आपका रूम क्या हो चुका है, बुक हो चुका है। अगर इसने रिजेक्ट कर दी तो बता देगा कि नहीं, आपका रूम बुक नहीं हुआ, अभी जो सारे रूम से क्या है, फील्ड है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ रिक्वेस्ट करने से आपका काम हो जाता है, नहीं। अगर हम डिटेल व्यू के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले गेस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, अपना आईडी देगा, उसकी पूरी डिटेल एक फॉर्म सबमिट करेगा, उसका आधार कार्ड देगा। ओके, तो ये सारे किसके अंदर है, डिटेल व्यू के अंदर। तो डीएफडी का वर्क यही है, जीरो लेवल के अंदर सबसे कम जानकारी के अंदर बहुत जानकारी उपलब्ध कराना, फिर इसके अंदर डिटेल व्यू, और 2 लेवल के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल व्यू के अंदर हम बात करेंगे। ओके, तो लेवल 1 डीएफडी को ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी भी बोलते हैं, और इसे हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए 1 लेवल डीएफडी या डीएफडी लेवल 1, ये क्या है, डीएफडी लेवल 0 का थोड़ा सा डिटेल व्यू है। ओके, लेवल 0 डीएफडी इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक डीवीडी। अब क्या करेंगे, लेवल 0 डीएफडी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ब्रेक करके और ज़्यादा डिटेल व्यू के अंदर हम बताने की कोशिश करेंगे। लेवल 1 डीएफडी डिपिक्ट्स बेसिक मॉड्यूल इन द सिस्टम एंड फ्लो ऑफ डेटा अमंग वेरियस मॉड्यूल। ये क्या करेगा, अब मॉड्यूल्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, मॉड्यूल्स के बारे में। और मॉड्यूल के बीच में डेटा फ्लो हो रहा है, वो कहाँ बताओगे आप, लेवल 1 डीएफडी के बारे में। ओके, लेवल 1 डीएफडी मॉड्यूल्स के बारे में बताएगा, और मॉड्यूल के बीच में डेटा कैसे ट्रैवल कर रहा है इसके बारे में कहाँ बताएंगे हम, लेवल 1 डीएफडी के अंदर। तो जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, हम यहाँ से समझ सकते हैं। अभी लेवल 0 डीएफडी के अंदर हमने क्या देखा था, सिर्फ गेस्ट देखा था, और यहाँ पे सिर्फ हमने एडमिन देखा था, और क्या देखा था, एक होटल रिजर्वेशन प्रोसेस देखा था। उस समय हमारे पास क्या थे, सिर्फ 3 ही कंपोनेंट है। अब आप देखिए लेवल 1 डीएफडी के अंदर जो कंपोनेंट है बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसका मतलब अब हम इसके थोड़े से डिटेल व्यू के अंदर जा रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं कि डेटा मॉड्यूल टू मॉड्यूल कैसे ट्रांसफर करेगा। देखिए यहाँ पे गेस्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि आपके पास होटल अवेलेबल है या नहीं, और जो इंक्वायरी क्या करेगा, डाउन स्टोरेज या अप स्टोरेज से वहाँ से डेटा लेगा, और वो डेटा कहाँ पास करेगा, आपको रिजर्वेशन प्रोसेस को। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो रिजर्वेशन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा जिस भी आपको होटल की ज़रूरत है, और यहाँ पे कुछ फाइलें होगी जहाँ पे डेटा पूरा पड़ा होगा। अगर आपके पास रूम अवेलेबल है तो यहाँ से आप रूम सेलेक्ट करोगे, और एडमिन को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई रूम बुकिंग करना है। ओके, तो ये क्या है, डिटेल व्यू है। ओके, तो मेरे ख्याल से लेवल्स के अंदर आपको समझ में आ गया। 0 लेवल मतलब बहुत कम इन्फॉर्मेशन यूजर को देना। ओके, ओवरऑल जनरल। लेवल 1 का मतलब थोड़ा सा डिटेल व्यू, और लेवल 2 का मतलब मोर डिटेल व्यू। ओके, तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे कुछ रूल्स रहते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, पर मैं थोड़ा आपको यही समझा दूँ अभी। डीएफडी आप जब भी डिज़ाइन करोगे तो यहाँ पे क्या रहते हैं, कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं। रूल्स ये रहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोसेस है तो वहाँ पे एक आपके पास इनकमिंग टर्मिनल होना चाहिए और एक आउटगोइंग टर्मिनल होना चाहिए। कहने का मतलब ये, एक आपके पास प्रोसेस के अंदर एक इनपुट होना चाहिए और एक आउटपुट होना ही चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक इनपुट होना चाहिए और कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। ओके, और अगर आपके पास
आप स्टोरेज सेलेक्ट करते हो तो स्टोरेज के अंदर एक इनफ्लो होना चाहिए, एक आउटफ्लो होना चाहिए। वापस देखते हैं, प्रोसेस के अंदर एक इनपुट होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए एट लिस्ट। और अगर आपके पास स्टोरेज है तो उसके अंदर आपको एक इनफ्लो होना चाहिए और एक आउटफ्लो होना चाहिए। ओके, फिर देखिए इसके अंदर क्या लिख रखा है, डेटा जब भी ट्रैवल करेगा स्टोरेज से तो हमेशा प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करेगा। कैसे ट्रैवल करेगा? प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करेगा। आप डेटा डायरेक्ट स्टोरेज टू स्टोरेज ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं ट्रैवल कर सकते हो, ना ही आप डेटा डायरेक्ट एंटिटी टू एंटिटी ट्रांसफर कर सकते हो। ये ध्यान रखना आपको। गेस्ट क्या है? आपका एक्सटर्नल एंटिटी है, और रिपोर्ट एडमिन भी क्या है? जैसे अभी तो हमने इसको प्रोसेस में बता रखा है। मान लीजिए अगर हम लेवल 0 की बात करें तो गेस्ट आपका एक्सटर्नल एंटिटी है और एडमिन भी क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी है। तो डेटा कभी एंटिटी टू एंटिटी ट्रांसफर नहीं करेगा। कैसे करेगा? प्रोसेस के थ्रू करेगा। ओके, और बाकी जो डेटा है वो प्रोसेस से प्रोसेस में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? प्रोसेस में जा सकता है। ओके, तो अभी हम वापस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, तो लेवल 2 डीएफडी देखिए। लेवल 0 डीएफडी हम देख चुके हैं, लेवल 1 डीएफडी देख चुके हैं, अब हम लेवल 2 डीएफडी देखते हैं। एट दिस लेवल डीएफडी शोज हाउ डेटा फ्लोज इनसाइड मॉड्यूल्स मेंशन इन लेवल 1। अब हम क्या देखेंगे? लेवल 2 के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर डेटा कैसे फ्लो करता है। देखिए, हाउ डेटा फ्लोज इनसाइड मॉड्यूल्स। ओके, तो लेवल 0 क्या थी? ओवरऑल आउटर स्ट्रक्चर था। लेवल 1 के अंदर हम मॉड्यूल टू मॉड्यूल डेटा फ्लो देख रहे थे, और लेवल 2 के अंदर हम क्या देखेंगे? मॉड्यूल्स के अंदर डेटा कैसे फ्लो करता है। तो उसका डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो बहुत बड़ा ग्राफिकल एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बस यहाँ तक आप देख लीजिए, बिल्कुल इनफ है। ओके, हाई लेवल डीएफडीज कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लोअर लेवल डीएफडी। तो हाई लेवल डीएफडी को क्या हो जाता है? इसके अंदर लोअर लेवल डीएफडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, हाई लेवल का मतलब क्या हो गया? लेवल डीएफडी लेवल 0। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम लोअर लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोवेस्ट एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डीएफडी के सेट ऑफ रूल्स है जो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ईच प्रोसेस शुड हैव एटलीस्ट 1 इनपुट एंड आउटपुट। तो हम प्रोसेस को कैसे बताते हैं? इस तरीके से, सर्कल से। तो ये बोल रहा है हर एक प्रोसेस के कम से कम एक इनपुट और एक आउटपुट होना चाहिए। ध्यान रखना, एटलीस्ट की बात कर रहा है ना, एटलीस्ट 1 इनपुट एंड आउटपुट। एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट भी हो सकते हैं। ईच डेटा स्टोर शुड हैव एटलीस्ट 1 डेटा फ्लो इन एंड डेटा फ्लो आउट। यहाँ देखिए, डेटा फ्लो इन एंड डेटा फ्लो आउट किसके अंदर होना चाहिए? डेटा स्टोर के अंदर। डेटा स्टोर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मेरे ख्याल से इस तरीके से। तो यहाँ के इसके अंदर कम से कम एक डेटा फ्लो होना चाहिए इन, और एक क्या होना चाहिए? आउट होना ही चाहिए डेटा स्टोरेज के अंदर। ओके, डेटा स्टोर इन सिस्टम मस्ट गो थ्रू प्रोसेस। अब जो इसके अंदर जो डेटा स्टोरेज होगा वो क्या होगा? हमेशा प्रोसेस के थ्रू ही फ्लो होना चाहिए। किसके थ्रू फ्लो होना चाहिए? प्रोसेस के थ्रू। तो इसके अंदर अगर डेटा स्टोर है तो वो हमेशा प्रोसेस के थ्रू फ्लो होना चाहिए। ऑल प्रोसेस इन डीएफडी गो टू अनदर प्रोसेस। जो भी डीएफडी के प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं या डेटा स्टोर के अंदर जा सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है? आपके पास ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस किसके अंदर मूव कर सकता है? प्रोसेस के अंदर मूव कर सकता है, या किसके अंदर मूव कर सकता है? आगे आपके पास एक और क्या है? डेटा स्टोरेज है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? इसको मूव करा सकते हो। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, अगर आप डेटा स्टोरेज से डेटा स्टोरेज के अंदर मूव कराना चाहते हैं, डेटा को डेटा स्टोर से डेटा स्टोर के अंदर मूव कराना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। ओके, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल एंटिटी के थ्रू डेटा मूव कराना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये ध्यान रखना आप। ओके, जो वैलिड पॉइंट्स है वो यही है कि एक इनपुट आउटपुट टर्मिनल होना चाहिए किसके अंदर? प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट, और डेटा स्टोर के अंदर भी इनफ्लो और आउटफ्लो होना चाहिए। जो डेटा स्टोर होगा वो हमेशा प्रोसेस के थ्रू ही बाहर आएगा, और प्रोसेस टू प्रोसेस फ्लो हो सकता है, और डेटा स्टोर प्रोसेस के थ्रू फ्लो हो सकता है। डेटा स्टोर टू डेटा स्टोर फ्लो नहीं होगा, और एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी फ्लो नहीं होगा।
ओके, तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये समझ में आया होगा, आ गया होगा, नहीं भी आया तो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन फेज के अंदर। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 के अंदर आया हुआ है। और डेटा स्टोर इन डीएफडी रिप्रेजेंट, जो डीएफडी के अंदर डेटा स्टोर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्वेंशियल फाइल, डिस्क स्टोर, रिपोजिटरी ऑफ डेटा और रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताइए इसका आंसर, मैंने लिखवा रखा है आराम से। जो डेटा स्टोर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? डिस्क स्टोर। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्क स्टोर। ओके, द 4 आइकन्स यूज इन बिल्डिंग ए डीएफडी। डीएफडी को बिल्डिंग के लिए कौन से 4 आइकन मोस्टली यूज किए जाते हैं? इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल आपको आंसर बताना है जो पूरा कंप्लीट हो। तो फ्लो, सोर्स, स्टोर, प्रोसेस। हाँ, फ्लो, प्रोसेस, सोर्स और स्टोर। हाँ, फ्लो, प्रोसेस, सोर्स, डेस्टिनेशन और स्टोर। यस, सोर्स, प्रोसेस, डेस्टिनेशन, स्टोर। तो यहाँ आंसर देखोगे तो आपको सारे लग रहे हैं, पर जो कंप्लीट आंसर है वो क्या है? इसके अंदर सोर्स भी इंक्लूड है और डेस्टिनेशन भी इंक्लूड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब फिजिकल डीएफडी स्पेसिफाइज, ये इसरो 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। फिजिकल डीएफडी क्या स्पेसिफाइज करता है? तो मैंने आपको एक कार का एग्जाम्पल बताया ही था। जो फिजिकल डीएफडी होती है वो क्या बताता है? कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट प्रोसेस विल बी यूज, क्या प्रोसेस यूज करेंगे? हु जनरेट डेटा एंड हु प्रोसेस इट। व्हाट ईच पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन डज, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पर्सन क्या क्या काम करेगा? विच डेटा विल बी जनरेटेड। ओके, तो डेटा कौन जनरेट करेगा इससे कोई लेना देना नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन क्या काम करेगा इससे क्या लेना देना। और व्हाट प्रोसेस विल बी यूज्ड, क्या प्रोसेस यूज होगा उसका कोई मतलब नहीं है। हु जनरेट डेटा एंड हु प्रोसेस इट, तो फिजिकल डीएफडी आपको क्या बताएगा? डेटा कौन जनरेट करेगा और कौन प्रोसेस करेगा। तो मैंने आपको जो कार वाला एग्जांपल दिया था, आपको मेरे ख्याल से याद होगा। कार सड़क पे चल रही है और यहाँ पे आगे सेंसर है, और अगर यहाँ पे देखिए आगे वाली कार ने एकदम से ब्रेक लगाए तो ये वाला सेंसर क्या करेगा? डेटा जनरेट करके क्या देगा? पीछे वाला जो अपना सर्किट को देगा, और वो सर्किट उस डेटा को किससे पास करेगा? इसके ब्रेक्स की मोटर के अंदर पास करेगा, और जो आगे जो इनपुट आया उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेक वाले मोटर क्या करेंगे? ब्रेक पुश करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखते हैं हम डीएफडी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए, इसरो 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अ कंटेक्स्ट मॉडल ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन बी शोन अप बाय, किसके बारे में पूछा है? कंटेक्स्ट मॉडल के बारे में पूछा गया है। लेवल 0 डीएफडी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। क्या बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, कंटेक्स्ट मॉडल डीएफडी को हम लेवल 0 डीएफडी भी बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, इसको इसरो 2011 के अंदर पूछा गया है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते आ रहे हैं, सीरीज देखते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिर देखिए, इन डीएफडी एन ओरिजिनेटर और रिसीवर ऑफ डेटा इज डिजाइन बाय। डीएफडी के अंदर डेटा का जो ओरिजिनेटर है और रिसीवर है, कहने का मतलब ये एक सोर्स है, टर्मिनल है, सिंक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या इसका मतलब है एक्सटर्नल एंटिटी को। सर्कल से, एरो से, रेक्टेंगल से, या स्क्वायर से। बताइए आप आंसर मेरे को। डीएफडी के अंदर जो सोर्स है या एक्सटर्नल एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। विच पॉसिबिलिटी अमंग द फॉलोइंग इज इनवैलिड इन केस ऑफ डीएफडी। डीएफडी के अंदर इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है वो क्या है? इनवैलिड है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? गलत का चुनाव करना है। ओके, तो देखिए क्या पूछ रहा है इसके अंदर। A process having inbound data flow more than outbound data flow, ये बात कर एक प्रोसेस की कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनबाउंड डेटा फ्लो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आउटबाउंड डेटा फ्लो। तो क्या वैलिड है क्या? तो आप डीएफडी के मैंने रूल्स लिखा रखे, उसके अंदर आप चेक कीजिए क्या वैलिड है या नहीं। मैंने क्या बताया था? प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट 1 इनबाउंड डेटा फ्लो होना चाहिए और आउटबाउंड डेटा फ्लो होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। तो ये एक से ज्यादा है, हाँ, तो एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल क्या है? वैलिड है।
एक से ज्यादा इनबाउंड हो सकता है और एक से ज्यादा आउटबाउंड हो सकता है, जिसके अंदर इनबाउंड आउटबाउंड से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, और डेटा फ्लो बिटवीन टू प्रोसेसेस, डेटा फ्लो हो रहा है किसके बीच में, दो प्रोसेस के बीच में, एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है। क्या ये वैलिड है या नहीं? तो रूल्स के अंदर मैंने बताया था प्रोसेस टू प्रोसेस के बीच में डेटा फ्लो हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या है आपका वैलिड है। जो मैंने रूल्स लिखा रखे डीएफडी के देखिए, और नहीं देख रहे हो तो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए, और डेटा स्टोर हैविंग मोर देन वन इनबाउंड डेटा फ्लो, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या एक डेटा स्टोर है और इसके अंदर एक से ज्यादा क्या है, इनबाउंड डेटा फ्लो है। इसका मतलब डेटा फ्लो इन है ना, तो एक से ज्यादा क्या है, डेटा फ्लो है। क्या ये वैलिड है क्या? हाँ बिल्कुल वैलिड है। हमने देखा था कि डेटा स्टोर के अंदर डेटा फ्लो और डेटा आउट दोनों होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक होना ही चाहिए। आई बात समझ में? तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा कितने भी डेटा फ्लो हो सकते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आपके क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे डेटा आउटबाउंड की बात ही नहीं की है, तो नहीं की, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? आपको ये केस लेके चलना है, ठीक है। फिर देखिए, और डेटा फ्लो बिटवीन टू डेटा स्टोर, अब आप इसको देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये बोल रहे हैं कि डेटा फ्लो हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, दो डेटा स्टोर के बीच में हो रहा है। एक ये डेटा स्टोर है और दूसरा डेटा स्टोर ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं ये वैलिड है या नहीं? वैलिड नहीं है। ये मैंने आपको बताया था, डीएफटी के रूल्स अभी हमने पढ़े थे तब, कि दो स्टोर के बीच में आप डेटा फ्लो नहीं करा सकते। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट 2006 के अंदर। ओके, तो क्वेश्चन देखिए यूजीसी नेट 2007 का, डिफरेंस बिटवीन फ्लोचार्ट एंड डीएफडी। आपको डिफरेंस पूछा है फ्लोचार्ट और डीएफडी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देयर इज नो डिफरेंस। क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनवैलिड पॉइंट है। ओके, यूजर्स इन हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन, हाँ दोनों के अंदर कर सकते हैं। यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम। ओके, थर्ड देखिए, कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो, तो आपको डिफरेंस पूछा है तो इसका आंसर क्या है, थर्ड वाला आंसर है। ये आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से, क्यों? मैंने आपको बता रखा है जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या बताता है आपको, कंट्रोल फ्लो, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है। जबकि जो डीएफडी होता है वो क्या बताता है, फ्लो ऑफ डेटा बताता है। जो जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था शुरू के अंदर ही हमने डिस्कस किया था कि फ्लो चार्ट क्या बताता है आपको, फ्लो ऑफ कंट्रोल, और डीएफडी क्या बताता है आपको, फ्लो ऑफ डेटा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट 2007 के अंदर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए गेट 2009 का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रू पूछ रहा है फॉल्स पढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, ट्रू बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वैलिड है या ट्रू है। तो वन बाय वन हम देखते हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। द कंटेक्स्ट डायग्राम शुड डिपिक्ट द सिस्टम एज अ सिंगल बबल। जो कंटेक्स्ट डायग्राम है वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को कैसे बनाएगा, आपको एक सिंगल बबल की तरह बनाएगा। तो यस बिल्कुल ये क्या है, वैलिड पॉइंट है। ओके, और ये कौन सी डीएफडी है, लेवल 0 डीएफडी है। तो देखिए प्लीज अगर किसी डायरेक्ट कोई अगर यहीं से देख रहा है तो वीडियो है पूरा आप देखिए, जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। ओके, और चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगी। सेकेंड देखिए, एक्सटर्नल एंटिटीज शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई एट ऑल लेवल्स ऑफ डीएफडी। एक्सटर्नल एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बोल रहे कि हर एक लेवल के ऊपर आपको एक्सटर्नल एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, नहीं। एक्सटर्नल एंटिटीज को हम जो लेवल 0 होता है उसी के ऊपर, फर्स्ट लेवल के ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब लेवल 0 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, फॉल्स। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका क्या है, ट्रू है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है आपका, फॉल्स है। थर्ड देखिए, कंट्रोल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ डीएफडी। अब ये क्या बात कर रहा है, ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन को डीएफडी के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आप बताइए मेरे को ये सही पॉइंट है या गलत पॉइंट है। इससे जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था फ्लो चार्ट और डीएफडी का, जिसके अंदर हमने क्या बताया था, फ्लो चार्ट के अंदर हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बताते हैं और डीएफडी के अंदर हम क्या बताते हैं, फ्लो ऑफ डेटा बताते हैं। और जब मैंने डीएफडी पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो हम डीएफडी के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
तो ये वाला पॉइंट है बिल्कुल क्या है, सही है, थर्ड वाला। और डेटा स्टोर कैन बी कनेक्टेड इधर टू अनदर डेटा स्टोर, ये बोल रहा है एक डेटा स्टोर को हम दूसरे डेटा स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं, और टू एन एक्सटर्नल एंटिटी, और डेटा स्टोर को हम एक एक्सटर्नल एंटिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं मेरे को सही है गलत? डेटा स्टोर को क्या हम डेटा स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, अभी हमने देखा। और डेटा स्टोर को हम डायरेक्ट एक्सटर्नल एंटिटी से भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। डेटा स्टोर को सिर्फ आप प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है। आपको क्या पूछा है इनमें से? ट्रू स्टेटमेंट पूछे है। तो ट्रू कौन कौन से देखिए, फर्स्ट और थर्ड। तो ये नहीं ऑप्शन, ये नहीं, ये हाँ। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो उम्मीद है आपको जो ये वीडियो सीरीज है समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।